तो लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा कि इतने सारे प्रोविजंस के बाद भी कास्ट अभी भी डिसअपियर नहीं है। सोशल रिफॉर्मर्स ने काम किया, कॉन्स्टिट्यूशन ने काम किया, काफी सारे सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस ने काम किया, लेकिन अभी भी कास्ट हमारे यहाँ देखने को मिलती है। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कास्ट इन पॉलिटिक्स। अब सबसे मेन मुद्दा क्या है बच्चे, इस चैप्टर का मोस्ट कंफ्यूजिंग एस्पेक्ट है कास्ट इन पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स इन कास्ट। अब इसको एक छोटा सा मंत्र देती हूँ इसका, ये कभी भी आपके माइंड से जाएगा नहीं। कास्ट इन पॉलिटिक्स की हिंदी क्या होती है? पॉलिटिक्स में कास्ट, पॉलिटिक्स में अब पॉलिटिक्स में कौन होता है? पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं। तो जो पॉलिटिकल लीडर्स खेलते हैं वहां कास्ट इन पॉलिटिक्स होती है। समझने की कोशिश करना, पॉलिटिक्स में कास्ट है, इसमें मेन मुद्दा है पॉलिटिक्स में कास्ट है। तो पॉलिटिक्स में कौन लोग होते हैं? पॉलिटिकल लीडर्स। तो जो पॉलिटिकल लीडर्स कैंपेनिंग करते हैं, लोगों को कास्ट के चक्कर में डिवाइड करते हैं और इलेक्शन के टाइम हम तुम्हारी कास्ट का अपलिफ्टमेंट करेंगे, हम तुम्हारे मुद्दों को उठाएंगे, वो कौन करता है? पॉलिटिशियंस करता है। तो वो हो जाती है कास्ट इन पॉलिटिक्स, राइट। आगे हम पढ़ेंगे ये वाले टॉपिक्स। पॉलिटिक्स इन कास्ट, इसकी हिंदी क्या होती है? कास्ट में पॉलिटिक्स। किसमें? कास्ट में पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में कौन होता है? पॉलिटिशियंस होता है। जो इलेक्शन के टाइम पॉलिटिशियंस लोगों से वादे करता है कि हम तुम्हारी कास्ट के बारे में बात करेंगे, काम करेंगे, ऊपर उठाएंगे, वहां कास्ट इन पॉलिटिक्स हो जाती है। अब कास्ट में कौन होता है? कास्ट में होता है पीपल। कास्ट में पॉलिटिक्स, कास्ट में कौन होता है? पीपल। अब जब लोग खुद अपने मुद्दे, अपनी कास्ट को बड़ा बनाने के लिए कुछ कदम उठाते हैं, अपनी कास्ट के लिए अपलिफ्टमेंट करते हैं, तो वहां होती है पॉलिटिक्स इन कास्ट। कास्ट में पॉलिटिक्स यानी कास्ट में कौन होता है? लोग, जो लोग अपनी कास्ट को ऊपर उठाने के लिए काम करते हैं, वो सारे स्टेप्स आ जाते हैं कास्ट इन पॉलिटिक्स में। और जो पॉलिटिक्स सारे स्टेप्स लेता है अपनी पोजीशन उठाने के लिए, वहां कास्ट इन पॉलिटिक्स आता है। तो सो सिंपल, जब कास्ट के लोग अपनी कास्ट को ऊपर उठाने के लिए कुछ स्टेप्स लेते हैं, वो आ जाते हैं पॉलिटिक्स इन कास्ट में। जब पॉलिटिशियंस अपनी पावर को इलेक्शन जीतने के लिए कुछ कदम उठाते हैं, तो वहां आ जाती है पॉलिटिक्स इन कास्ट। इसका डिफरेंस, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि हमेशा बच्चे भूल जाते हैं, ये मोस्ट कंफ्यूजिंग एस्पेक्ट है। इसकी हिंदी जरूर ध्यान रखना, क्योंकि हिंदी ध्यान रहेगी। कास्ट में पॉलिटिक्स, कास्ट लोग, पॉलिटिक्स में कास्ट पॉलिटिशियन, राइट। तो दैट क्लियर? अब समझ आया ना? अब देखते हैं कास्ट इन पॉलिटिक्स। बिलीव दैट कास्ट इज द बेसिस ऑफ ऑल सोशल कम्युनिटी। ये तो हम पढ़ते ही आ रहे हैं कि ये बिलीव किया जाता है कास्ट इन पॉलिटिक्स में कि कास्ट ही बेस है सोशल कम्युनिटी का, कि एक कास्ट के लोग एक कम्युनिटी फॉर्म करते हैं, उसमें दूसरी कास्ट, जैसे वो रिलीजन का था ना, उसमें दूसरी कास्ट के लोगों की एंट्री नहीं होता है। सेम एज इन कम्युनलिज्म, जैसे कम्युनलिज्म में हमने पढ़ा था, सेम कास्ट के लोग होंगे, सेम कम्युनिटी होगी, उनके इंटरेस्ट भी सेम होंगे, वो डोंट शेयर विद अनदर, और वो अपने इंटरेस्ट किसी और से शेयर नहीं करेंगे। वही जो कम्युनलिज्म वाली फीलिंग्स होते हैं, वो जो रिलीजन के नाम पे जो फीलिंग्स होते हैं, वही सारे पॉइंट्स यहाँ अप्लाई होते हैं। Such belief is not born out by our experience, but only one aspect of our experience, not the only relevant or the most important. This is not only the experience. ये सिर्फ हमारा एक्सपीरियंस नहीं है, ये हमारे एक्सपीरियंस का एक एस्पेक्ट है। हमारा पूरा एक्सपीरियंस, पूरे चैप्टर का क्या चल रहा है? जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। तो जेंडर, रिलीजन और कास्ट, कास्ट एक्सपीरियंस तीनों का ही है, कास्ट जो है उसमें से उस एक्सपीरियंस का एक पार्ट है। कास्ट इस चैप्टर का मेन मुद्दा नहीं है, चैप्टर के मेन मुद्दे का एक एस्पेक्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी जेंडर है एक पार्ट, एक रिलीजन है और एक कास्ट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है, जेंडर भी इंपॉर्टेंट है, कास्ट, रिलीजन भी इंपॉर्टेंट है और कास्ट भी, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्सों का एक हिस्सा है, राइट। तो इसमें हमने पढ़ा कि पॉलिटिशियन जो करता है वो कास्ट इन पॉलिटिक्स होता है। कास्ट के लोग मिलकर जो अपने कास्ट को ऊपर उठाने के लिए जो स्टेप्स लेते हैं, वहां पॉलिटिक्स इन कास्ट होता है, राइट। तो नेक्स्ट पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे, राइट।
तो नेक्स्ट पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे वेरियस फॉर्म्स ऑफ पॉलिटिक्स बाय कास्ट, हाउ कास्ट कैन टेक वेरियस फॉर्म्स इन पॉलिटिक्स, राइट। तो अपने इस चैप्टर के जिसमें हम जेंडर और रिलीजन को कंप्लीट कर चुके हैं, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कास्ट एंड पॉलिटिक्स। इसमें चलिए सबसे पहले हम डेफिनेशन यहाँ लिखी है, मैं यहाँ लिखना भूल गई थी, सॉरी फॉर दैट। चलिए, व्हाट इज कास्ट? कास्ट इज अ लेडर लाइक फॉर्मेशन in which all caste groups are placed from highest to lowest caste. कास्ट हमारी कंट्री का एक ऐसा मुद्दा है कि जहां पर लोगों को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। किसी की कास्ट को सबसे ऊपर, दूसरी कास्ट को उसके नीचे, तीसरी कास्ट को उसके नीचे, एक ऐसे लेडर लाइक सिचुएशन हो जाती है जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ऐसे फॉर्मेशन बना दिया जाता है। And people are judged on that level, that category, कि जो ब्राह्मण है वो टॉपर है, in every sense they are on the top। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और जो शूद्र है, जो ग्राउंड लेवल पे है, he will not get anything। ब्राह्मण will get everything in terms of respect, in terms of dignity, in terms of economic condition, in every sense he will remain on top, and Shudra, he will always remain here on the ground. No respect, no dignity, no rights, everything will be there only। Shudra is limited here only, वो यही limited रहेगा। This is called caste, and this is not done in Hinduism only, this is done in Muslims also, इस्लाम ऑल्सो। इस्लाम में भी होता है कि कुछ कास्ट होती हैं, एक तो डिवाइडेशन होता है शिया और सुन्नी का, एक डिवाइडेशन होता है कि जो सैयद होते हैं और शेखजादे होते हैं, और भी कास्ट होती है, राजपूत होते हैं, खान होते हैं, वो ऊपर होते हैं, और जो अदर कास्ट होती है वो नीचे होती हैं। और वहां भी पर भी यही सोच होती है कि जो खान होते हैं, जो राजपूत होता है, वो टॉप होता है, इन एवरी सेंस दे आर बीइंग रिस्पेक्टेड, वो रिस्पेक्ट मिलती है उन्हें, और जो अदर कास्ट होते हैं वो थोड़ा डाउन पे, दे डोंट फील रिस्पेक्टेड इन टर्म्स ऑफ व्हाट शुड आई से, कि जहां पर भी वो जाता है उन्हें वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती जो खान और राजपूत और सैयद और इन लोगों को मिलती है। सो दिस कास्ट सिस्टम इज नॉट लिमिटेड विद इन वन रिलीजन, इट इज देयर everywhere in every religion, right? चलिए पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको अच्छे पॉइंट्स और हमें अच्छा मोटिवेशन मिलता रहे। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। और हाँ, अगेन एंड अगेन आई ऑलवेज से कि ये जो सारे पॉइंट्स हैं दे आर नोट्स, ये नोट्स हैं, ये नोट्स पढ़ के आप पूरा चैप्टर आपके माइंड में रिवाइज हो जाएगा, एंड एट द टाइम ऑफ एग्जाम पूरा चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिस इज फुल चैप्टर रिव्यू, राइट। तो ये चैप्टर हम पढ़ रहे हैं कैसे कास्ट पॉलिटिक्स में आती है, कैसे जेंडर पॉलिटिक्स में आता है, कैसे रिलीजन पॉलिटिक्स में आता है। तो हमने ये पढ़ा कि जेंडर इन पॉलिटिक्स इज पॉजिटिव। जब गर्ल्स और बॉयज का डिफरेंशिएशन पॉलिटिक्स में आता है, दैट बिकम्स अ गुड थिंग, क्योंकि जब वो पॉलिटिक्स में उसके लिए सवाल उठेंगे तो वहां फीमेल को, वीमेन को, गर्ल्स को इक्वालिटी मिलेगी, दैट इज अ पॉजिटिव थिंग। जेंडर का पॉलिटिक्स में आना एक पॉजिटिव थिंग माना जाता है। और रिलीजन इन पॉलिटिक्स टू सम एक्सटेंट इज नेगेटिव, क्योंकि रिलीजन को जो हमने अभी इससे पहली वाली हेडिंग में पढ़ा है कि कैसे पॉलिटिकल लीडर्स रिलीजन को के नाम पर लोगों को बांटने का काम करते हैं और अपनी रोटियां सेकते हैं, तो वो नेगेटिव होता है, राइट। और कास्ट जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है। अब वो देखते हैं डिटेल वाइज, जब पूरा कास्ट का पूरी हेडिंग्स आप पढ़ेंगे, पूरा टॉपिक आप पढ़ेंगे तो समझ आएगा। क्योंकि कास्ट का मुद्दा ऐसा है कि अगर वो पॉलिटिक्स में नहीं उठाया गया, अगर ज्यादा कास्ट, वो रिलीजन की तरह कास्ट खेली गई तो लोगों को डिवाइड एंड रूल वाली कंडीशन हो जाती है। लेकिन अगर कास्ट के मुद्दे पॉजिटिवली उठेंगे तो वो जो शूद्र और जो इस्लाम में भी जो डाउन वाली कास्ट होती है उनको अपलिफ्टमेंट मिलेगा, जो SC ST OBCs हैं उनको अपलिफ्टमेंट मिलेगा। तो दिस मस्ट बी देयर इन द पॉलिटिक्स,
रिलीजन मस्ट नॉट बी देयर इन द पॉलिटिक्स। रिलीजन को तो सिर्फ इतना है कि हाँ रिलीजन में अगर कुछ गलत चल रहा है तो इंटरफेरेंस है, अगर कुछ गलत नहीं है वहां इंटरफेरेंस नहीं है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने किसी रिलीजन को कैटेगराइज नहीं किया है। लेकिन धार्मिक लोगों ने अपनी कास्ट को कैटेगराइज किया है, इसलिए यहाँ इन मुद्दों का पॉलिटिक्स में आना पॉजिटिव है, राइट। जेंडर पॉलिटिक्स में पॉजिटिव है, रिलीजन पॉलिटिक्स में नेगेटिव है, लेकिन कास्ट पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है। चलिए अब हम पढ़ते हैं कास्ट इनइक्वालिटीज। हर कास्ट में इनइक्वालिटीज होती हैं, कोई भी कास्ट ऐसी नहीं है, कोई भी रिलीजन ऐसा नहीं है जिसमें इक्वालिटी हो। हर रिलीजन में कैटेगराइजेशन होता है। अनलाइक जेंडर एंड रिलीजन, कास्ट डिवीजन इज स्पेशल टू इंडिया। जेंडर और रिलीजन के से हटके कास्ट जो है वो थोड़ा स्पेशल है। अब वो क्यों है वो आप पूरा टॉपिक पढ़ेंगे तो समझ जाएगा। ऑल सोसाइटीज हैव सम काइंड ऑफ सोशल इनइक्वालिटीज एंड डिवीजन ऑफ लेबर। हर सोसाइटी में इनइक्वालिटीज होती हैं, लेबर को डिवाइड किया जाता है। लेकिन कास्ट का चक्कर क्या है, कास्ट में सपोज स्टार्टिंग से हमारे यहाँ रिलीजन में कास्ट का चक्कर नहीं होता, ये तो लोगों ने कास्ट को कैटेगराइज कर दिया है। भगवान ने, अल्लाह ने, गॉड ने कैटेगराइजेशन नहीं बनाया था, इक्वली लोगों को बनाया था। तो क्या होता है, जब कुछ लोगों ने, स्टार्टिंग की बात कर रही हूँ, जब कुछ लोगों ने, किसी ने नाई का काम किया, किसी ने दर्जी का काम किया, किसी ने मोची का काम किया, किसी ने धोबी का काम किया, तो उन लोगों ने ये प्रोफेशंस अपनाए और ये प्रोफेशन जो थे उनकी कास्ट बन गई। जिसने कपड़े धोए उसकी कास्ट धोबी बन गई, जिसने मटके बनाए, मिट्टी के बर्तन बनाए, उसकी कास्ट कुम्हार बन गई, जिसने कपड़े सिले उसकी कास्ट दर्जी बन गई, और जिसने मोची का काम किया उसकी कास्ट मोची बन गई। लोगों का काम करना उनकी कास्ट बन गई। एक मोची है जो मोची का काम करता है, उसकी वो बेचारा भले ही मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ा लिखा दे, उसके बच्चे डॉक्टर या इंजीनियर बन जाए, कहलाएगा वो मोची। एक नाई अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के आईएएस ऑफिसर बना दे या अदर टॉप पोजीशन दिला दे, लेकिन वो एक आईएएस ऑफिसर, वो कहलाएगा नाई। दिस इज रियली ए डिस्गस्टिंग थिंग। इतना पढ़ लिखने के बाद भी लोग वही कहला रहे हैं। एक डॉक्टर नाई कहला रहा है, एक आईएएस ऑफिसर धोबी कहला रहा है, एक पुलिस इंस्पेक्टर मोची कहला रहा है। सो दिस इज द, व्हाट शुड आई से, दिस इज द मोस्ट अगली फॉर्म कि लोगों ने अपनी काम किए और उन काम के बेस पे उनकी कास्ट बन गई, उनकी पहचान बन गई, राइट। ऑक्यूपेशंस बेस्ड ऑन इट, ऑक्यूपेशन ही कास्ट पे बेस्ड है। वन जनरेशन टू अनदर, एक डिवीजन तो ये होता है कि भाई डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन रहा है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बन रहा है, टीचर का बेटा टीचर बन रहा है, और आईएएस ऑफिसर का बच्चा आईएएस ऑफिसर बन रहा है, पॉलिटिशियन का बच्चा पॉलिटिशियन बन रहा है। दिस कैटेगराइजेशन इज अ गुड थिंग, क्योंकि बच्चे जिस एटमॉस्फेयर में रहता है वो आईएएस, उसके पेरेंट्स, उसके फादर आईएएस है, तो वो बचपन से उन चीजों को देख रहा है, तो उसके अंदर नेचुरल वो चीज आती है, वो चीज ठीक है, गुड। लेकिन कास्ट का चक्कर जो है दैट इज नॉट गुड। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बने, बहुत अच्छी बात है, लेकिन नाई का बेटा डॉक्टर बन के भी नाई कहलाए, दैट इज नॉट गुड। कास्ट सिस्टम एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ इट, कास्ट सिस्टम जो है इसकी एक्सट्रीम फॉर्म है। कोई पढ़ लिख के मेहनत करके, इतनी जद्दोजहद करके अपने स्टेटस को अपर कर रहा है, लेकिन अपर जाने के बाद भी एक आईएएस ऑफिसर एक कुम्हार कहला रहा है। कास्ट बाय कास्ट, हेरेडिटरी ऑक्यूपेशनल डिवीजन वाज सैंक्शन्ड बाय रिचुअल्स, ये एक रिचुअल बन गई। स्टार्टिंग से तो नाई के बेटे ने नाई का काम किया, मोची के बेटे ने मोची का काम किया, लेकिन जैसे जैसे एजुकेशन लेवल बढ़ा, लोगों ने अपने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, उन बच्चों ने पढ़ लिख कर नौकरी की, अच्छी अच्छी पोस्ट पे आए। लेकिन उस जनरेशन से, 47 की जनरेशन से या उससे भी पहले की जनरेशन से
आज हम 2024 में हैं, वो इतनी बड़ी ड्यूरेशन पार करके वो मोची से उसके मोची का बच्चा पढ़ा, उसने अपने बच्चे को और ज्यादा पढ़ाया, उसने अपने बच्चे को और पढ़ाया, और वो उसके ऐसे जनरेशन टू जनरेशन आके उनका एक बच्चा डॉक्टर बन गया, लेकिन कहलाएगा वो मोची, राइट। तो ये हेरेडिटरी ऑक्यूपेशनल डिवीजन है, राइट। मेंबर्स ऑफ सेम कास्ट फॉर्म अ सोशल कम्युनिटी एंड प्रैक्टिस। सेम कास्ट के लोग सेम चीजें करते हैं, सेम ऑक्यूपेशन, मेनली तो उनका ऑक्यूपेशन सेम होता है। एजुकेशनल लेवल पे पढ़ लिखने के बाद कोई अच्छा कुछ कर जाए, दैट इज द डिफरेंट थिंग, मेनली उनका ऑक्यूपेशन सेम सेम होता है। मैरिड, जैसे सुनार होता है, ज्वेलरी बनाने वाले, उनकी कास्ट क्या कहलाते हैं, सुनार है, सुनार का बच्चा सुनार कहलाएगा। ये अपर कास्ट वालों के लिए तो इतना गलत एस्पेक्ट नहीं बनता, एक ज्वेलर का बच्चा ज्वेलर कहलाएगा, ज्वेलर सुनार एक अच्छी चीज मानी जाती है, लेकिन हमने अपनी सोच बना रखी है मोची बिल्कुल डाउन लेवल के होते हैं, और ये जो भंगी चमार होते हैं वो बिल्कुल डाउन लेवल के होते हैं। अब तो हमने देखा है शेड्यूल कास्ट के बच्चे भी आईएएस ऑफिसर बन रहे हैं, लेकिन कहला वो डाउन कास्ट के लिए। मैरिड विद इन, आज भी मैरिजेस अपनी कास्ट में ही करना लोग प्रेफर कर सकते हैं, हालांकि हम बहुत एक अच्छे माहौल में रह रहे हैं, हम बहुत पढ़ लिख कर बहुत आगे चले जा रहे हैं, लेकिन आगे चले जाने के बाद भी हमारी कुछ चीजें डीप रूटेड हैं। आज भी एक पढ़ा लिखा इंसान मोस्ट ऑफ द टाइम अपनी कास्ट में ही मैरिज करना चाहेंगे, हालांकि हमारे पास एग्जाम्पल बहुत हैं, हमारी फिल्म इंडस्ट्री में इतने सारे एग्जाम्पल हैं, करीना, सैफ और शाहरुख और ये गौरी, मतलब बहुत सारे एग्जाम्पल है फिल्म इंडस्ट्री में। अभी सोनाक्षी सिन्हा ने भी एक मुस्लिम से शादी की है, तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे यहाँ। दुनिया उस लेवल तक हाई हो चुकी है, लेकिन फिर भी जो आम आदमी है वो इन चीजों से नहीं निकला है। एक इकोनॉमिकल कंडीशन में से इकोनॉमिक बेटरमेंट वाला जो बंदा है, जो बहुत रिच बंदे हैं, वो इन चीजों से बहुत ऊपर उठ गए हैं, लेकिन मिडिल क्लास आदमी अभी भी इन चक्रों में फंसा हुआ है, इन जंजीरों में बंधा हुआ है। एक मिडिल क्लास आदमी अभी भी इन चीजों से बाहर नहीं निकला है। Didn't eat with other caste, और वो लोग क्या करते हैं, अपनी कास्ट के लोगों के साथ खाते पीते हैं, दूसरी कास्ट के लोगों के साथ खाते पीते नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मुस्लिम्स में जो शिया होते हैं उनके घर का कोई खाना नहीं खाता है, हिंदूज में जो ये शेड्यूल कास्ट पीपल होते हैं, ये जो साफ सफाई वाले होते हैं, इन स्वीपर्स होते हैं, इनके घर का कोई खाता नहीं है। तो दिस इज, ये इनह्यूमन प्रैक्टिसेस हैं, राइट, बेस्ड ऑन एक्सक्लूशन ऑफ एंड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द आउटकास्ट ग्रुप्स। फॉर एग्जाम्पल आपकी क्लास में बच्चे हैं, आप कभी भी ये पूछना जरूरी तो नहीं समझते, खैर खुद से बात आ जाए दैट इज द डिफरेंट थिंग, लेकिन हम खुद से कभी नहीं पूछते तेरी कास्ट क्या है, तेरी कास्ट क्या है, तो तुम कौन सी कास्ट को बिलोंग करते हो, तेरा रिलीजन क्या है, वी नेवर आस्क। हमने तो अपनी स्टूडेंट लाइफ में कभी किसी से उसकी कास्ट नहीं पूछी है, ठीक है। जो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद को क्या किया गया था, मुस्लिम होने की वजह से उन्हें पीछे बिठाया गया था, लेकिन उन्होंने सबसे बड़ा हमारे सामने एग्जाम्पल सेट किया है कि उनके सारे फ्रेंड्स हिंदू थे, राइट। सब्जेक्ट टू इनह्यूमन प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी, और इसकी सबसे एक मोची का बेटा मोची कहला रहा है, वो तो चलो फिर भी एक है, बुरी चीज तो है, लेकिन इनह्यूमैनिटी कब आ जाती है, जब कुछ वो डाउन कास्ट के लोगों से हम बात करना, उनसे मिलना जुलना, उनके घर आना जाना, उनके साथ खाना पीना, उनको टच करना भी हमारे लिए बहुत बुरी चीज होती है। ये सबसे बुरी फॉर्म होता है अनटचेबिलिटी। एक इंसान है, उसको टच करना से हम इम्प्योर हो जाते हैं, अशुद्ध हो जाता है। जस्ट थिंक अबाउट द मेंटालिटी ऑफ दोज पीपल हु आर बीइंग ट्रीटेड इन दिस वे, जिनको उस तरह से ट्रीट। जस्ट इमेजिन आपको कोई टच करे, आपसे आपके क्लास में कोई बात ना करे, आपसे दूर दूर रहे, आपको अपना कोई फ्रेंड ना बनाए, आपको कोई स्कूल में अपनी चीजों में पार्टिसिपेट ना कराए, हाउ वुड बी द कंडीशन ऑफ योर्स? क्या कंडीशन होगी आपकी, मेंटल कंडीशन क्या होगी आपकी, आपका मोरल डाउन हो जाएगा। तो थिंक अबाउट द पीपल, वो जो अनटचेबिलिटी वाली कैटेगरी में आते हैं, उनके मोरल का क्या होता होगा, वो लोग अंदर से कितने टूट चुके होते होंगे। जस्ट थिंक अबाउट द फीलिंग्स ऑफ दोज पीपल,
उन लोगों की सोच को सोच के देखो, कोई हमारे साथ ऐसा करे तो दिस इज डीप रूटेड इन द सोसाइटी। ये डीप रूटेड है। इतनी मॉडर्न सोसाइटी में आने के बाद भी, इतना पढ़ लिखने के बाद भी आज भी हम इन कास्ट की चेन में बंधे हुए हैं, इसकी जंजीरों में जकड़े हुए हैं, राइट। तो चलिए, दिस वाज ऑल अबाउट कास्ट एंड पॉलिटिक्स के जेंडर पॉजिटिव होता है, रिलीजन नेगेटिव होता है पॉलिटिक्स में, और कास्ट पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होती हैं, और कैसे इनइक्वालिटीज होता है, कैसे एक दूसरे में डिफरेंशिएट किया जाता है, और कैसे लोगों का काम करना उनकी कास्ट बन जाता है। इस टॉपिक डिस्कस करते हैं जिसमें हम देखेंगे कि ये चीजें एक हद तक चेंज हो चुकी हैं, किन लोगों ने उसको चेंज करने के लिए अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है, राइट। तो लास्ट टॉपिक में हमने कास्ट इनइक्वालिटीज पढ़ी, और अब हम पढ़ने जा रहे हैं चेंज इन कास्टिज्म, कि इनइक्वालिटी स्टार्टिंग से हमारे यहाँ कास्ट में चली आ रही है, और अब कैसे उनमें थोड़ा चेंज आया है, और उन चेंज के बाद भी अभी भी वो कंप्लीटली डिसअपियर नहीं हुई है। वो चीजें हम पढ़ने जा रहे हैं। सोशल रिफॉर्मर्स और कास्टिज्म को जड़ से खत्म करने के लिए काफी लोगों ने जद्दोजहद की है, बहुत लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है। चलिए वो देखते हैं। सोशल रिफॉर्मर्स, कुछ सोशल रिफॉर्मर्स थे। क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, नेम द रिफॉर्मर्स हु डिड मच इन द फील्ड ऑफ कास्टिज्म की फील्ड में जिन्होंने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है, जिन्होंने कास्ट सिस्टम को खत्म करने के लिए जद्दोजहद की है। ज्योतिबा फूले, गांधी जी, B.R. अम्बेडकर, प्रयार रामस्वामी नेकर, ये वो लोग थे जिन्होंने पूरी लाइफ अपनी लगा दी, जिनका मेन मकसद था इंडिया से इस कास्टिज्म को, इस जातिवाद को खत्म करना उनका मेन मुद्दा था, और वो लोग लाइफ टाइम अपने इसी चीज पे काम करते रहे। B.R. अम्बेडकर का तो हमने देखा ही है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने प्रोविजंस किए हैं, कि उस हद तक प्रोविजंस किए हैं कि ये जातिवाद खत्म हो जाए, जड़ से खत्म हो जाए। कॉन्स्टिट्यूशन ही उन्होंने ऐसा बनाया है। ज्योतिबा फुले को कौन नहीं जानता, गांधी जी को कौन नहीं जानता, B.R. अम्बेडकर, प्रयार रामस्वामी नेकर, ये सारे वो लोग थे जिन्होंने बहुत अपर लेवल पर कंट्रीब्यूट किया है इस चीज को खत्म करने के लिए। वर्क टू एस्टैब्लिश ए सोसाइटी वेयर कास्ट इनइक्वालिटीज आर एब्सेंट, और वो हमारे देश को वो देश बनाना चाहते थे जहां पर कास्टिज्म, जहां पर जातिवाद हो ही ना, मुद्दा ही खत्म हो जाए, राइट। सोशल इकोनॉमिक चेंजेस, ये तो सोशल रिफॉर्मर्स थे जिन्होंने कास्टिज्म को खत्म करने के लिए काम किया है। अब सोशल इकोनॉमिक चेंजेस भी कुछ थे। हम चेंजेस क्या पढ़ रहे हैं, सोशल रिफॉर्मर्स ने क्या किया है जातिवाद को खत्म करने के लिए, सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस क्या हुए जातिवाद को खत्म करने के लिए, और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या थे जातिवाद को खत्म करने के लिए। ये तो कुछ चेहरे हमारे सामने हैं जिन्होंने काम किया है। ये कुछ इकोनॉमिक, सोशियो और इकोनॉमिक चेंजेस है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है, ये जो रूढ़िवादी सोच होती है, जैसे जैसे हमारा एजुकेशनल लेवल बढ़ता है, जैसे जैसे हम गरीबी से अमीरी की तरफ जाते हैं, जैसे जैसे हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, हम लोग इन चीजों को थोड़ा साइड करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि एक एजुकेशन हमारे माइंड को ओपन माइंडेड बना देती है, एक हमारी सोच को खुली सोच बना देती है। तो इन चीजों से ऊपर उठ जाते हैं हम जब हमारा इकोनॉमिक लेवल बढ़ता है और हमारा एजुकेशनल लेवल बढ़ता है। तो ये चीजें, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ने जातिवाद को बहुत साइड करने की हमेशा ही कंट्रीब्यूशन किया है, क्योंकि जो लोग रिच हो जाते हैं वो सिर्फ उनके माइंड में ये सारी चीजें नहीं होती, क्योंकि जो बंदा रिच होगा ऑब्वियसली वो एजुकेट भी होगा, और एक बंदा एजुकेटेड भी है और वो रिच भी है, तो वो फिर इन जंजीरों में बंध के नहीं रहता, क्योंकि जो लोग इन जंजीरों में बंध के रह जाते हैं तो वो बस बंद ही रह जाते हैं। लार्ज स्केल अर्बनाइजेशन, हाँ, अर्बनाइजेशन ने भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। क्यों? क्योंकि ये जो जातिवाद की धारणा है ये गांव में बहुत मिलती है। गांव में कुछ लोग अगर इसके खिलाफ भी बोलते हैं तो वहां के जो सरपंच होते हैं वो उनको ऐसे ऐसे पनिशमेंट देते हैं कि अच्छा तुमने हमारे जाति के खिलाफ बात की, अच्छा तुम किसी ने जाति से अलग शादी कर ली तो उन्हें पनिश किया जाएगा। मतलब उनकी जो छोटे छोटे वहां के रहने वाले लोगों ने जो अपनी सोच बनाई है, अगर उससे कुछ बाहर भी निकलने जाएंगे तो वहां के जो हेड होता है वो उन चीजों को बहुत
रोकने की कोशिश करता है, ओवर पावर करने की कोशिश करता है। तो उस कंडीशन से जब लोग शहरों में आए, शहरों में कंपैरिजन अगर किया जाए गांव से शहरों में ये चीजें थोड़ी कम होती है। 100% एब्सेंट तो नहीं होते, लेकिन गांव के कंपैरिजन में एटलीस्ट शहरों में अगर कोई शादी अपने कास्ट से दूसरे कास्ट में शादी करता है तो उसको पनिश करने वाली सरकार नहीं होती। गांव में पनिशमेंट और वहां के सरपंच, वहां के लैंडलॉर्ड्स, वहां की जो एक एटमोस्फेयर होता है ना, वो उस बंदे को वही जकड़ के रखता है, राइट। ग्रोथ ऑफ लिटरेसी, ऑब्वियसली सबसे बड़ा काम तो हमारी लिटरेसी करती है। हमें कोई समझाए ना समझाए, हमारे लिए कोई काम करे ना करे, जब हम एजुकेटेड हो जाते हैं, जब हम एजुकेट हो जाते हैं तो क्या होता है, हमारी सोच खुद ब खुद ओपन होनी स्टार्ट हो जाती है। वहां हमें किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। लिटरेसी ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी, ऑक्यूपेशन, जब लोगों ने अपने ऑक्यूपेशन को बढ़ाना स्टार्ट किया तो वो बंदा ये नहीं देखेगा कि मेरा जो बिजनेस चल रहा है वो उसमें मेरी कास्ट के लोग हैं या नहीं है, मैं जिससे बिजनेस चला रहा हूँ, मुझे कॉन्टैक्ट जिससे मिल रहा है वो मेरी कास्ट का है या नहीं है। तो ये चीजें ऑक्यूपेशनल नहीं मानी जाती। और अगर कोई बंदा सक्सेस करना चाहता है, कुछ फैक्ट्रीज ऐसी होती हैं जो हिंदूज के होते हैं, वहां मुस्लिम काम करता है, कुछ मुस्लिम्स के होते हैं जहाँ हिंदूज काम करते हैं। तो जो ऑक्यूपेशंस होते हैं ना, बिजनेस वगैरह होते हैं, इसमें हम कास्ट में बंदे रह ही नहीं सकते। वहां स्वीपर भी होगा उस कंपनी में इंजीनियर भी होगा, वहां ब्राह्मण भी होगा, वहां क्षत्रिय भी होगा, वहां शूद्र भी होगा, सारे मिलकर बिजनेस चलाते हैं। तो इस चीज ने भी कास्ट को, और जब एक जगह सारे आपस में मिलकर काम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो एक दूसरे से मिलना जुलना तो स्टार्ट करेंगे, एक दूसरे घुलना मिलना स्टार्ट करेंगे। और ये जो एक दूसरे से मिलना जुलना घुलना मिलना, ये चीजें कास्ट को साइड करती है, इग्नोर करती हैं। वीकनिंग ऑफ द पोजीशन ऑफ लैंडलॉर्ड्स, लैंडलॉर्ड्स की पोजीशन का वीक हो जाना, क्योंकि लैंडलॉर्ड्स हुआ करते थे, वो ओवर पावर किया करते थे गांव में, तो उनकी जो पोजीशन वीक हुई उसने भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया है कास्ट सिस्टम को हटाने के लिए। ब्रेकिंग डाउन, अब जो कास्ट कैटेगराइजेशन था, ये ऊंची कास्ट, ये नीची कास्ट, ये ऊंची जाति, ये नीचे जाति, तो जब बंदा बिजनेस में आगे बढ़ेगा, अर्बनाइजेशन में आगे बढ़ेगा, एजुकेशनल उसका लेवल बढ़ेगा, तो ये जो कैटेगराइजेशन है ये पढ़े लिखे इंसान के लिए मैटर नहीं करती। आज हमारी जो प्रेसिडेंट है वो एक ट्राइबल है, राइट। तो ये क्या चीज शो करता है कि पढ़ लिखने के बाद ये चीजें मैटर नहीं करती। तो सबसे बड़ा रोल प्ले तो एजुकेशन ही करती है। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस क्या हुए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या क्या प्रावधान किए हुए हैं कि जातिवाद को बढ़ावा न मिले। प्रोहिबिशन ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, बिल्कुल मनाही है, कानून के अकॉर्डिंग हम कास्ट डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, अगर कोई करता है तो उसके लिए सजा है। रिजर्वेशन ऑफ SC ST OBC, पॉलिसीज टू रिवर्स द इनजस्टिस ऑफ कास्ट इनक्वालिटीज। तो जो रिजर्वेशन है इसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। मतलब ये सारे रोल बहुत बड़े हैं। लिटरेसी को मैं इसलिए कहती हूँ, लिटरेसी एक ओनली सोल्यूशन है। जब सारे ही लोग गांव में एक बंदा पढ़ जाए, वो पढ़ के इन चीजों से ऊपर हट जाता है। जब गांव में सारे बंदे पढ़ जाएंगे तो वो सारे बंदे इन चीजों को खुद ब खुद छोड़ देंगे। ना वहां फिर किसी के कानून की जरूरत होगी, ना वहां किसी के रोक की जरूरत होगी, ना वहां पॉलिटिशियन हमारा एक्सप्लॉयटेशन कर पाएंगे। अगर बंदा एजुकेटेड है तो वो सारी चीजें साइड हो जाती हैं, राइट। तो रिजर्वेशन, अब रिजर्वेशन BR अम्बेडकर जी ने जब कानून बनाया, उनके साथ जिन लोगों ने कानून बनाया तो रिजर्वेशन किया। अब फॉर एग्जाम्पल एक रेस चल रही है, अब रेस में एक बंदा है जिसके 2 लेग्स है, एक बंदा है जिसकी 1 लेग है। अब वो रेस को इक्वालिटी देने के लिए जिसके 2 लेग्स हैं उसको 10 मिनट्स मिलेंगे, जिसके 1 लेग है उसको 20 मिनट्स मिलेंगे, इक्वालिटी के लिए, कि कहीं उस बंदे को अनइक्वल फील ना हो कि मेरे पास 1 लेग है तो मेरी एबिलिटी कम होगी। तो उसकी एबिलिटी को बढ़ाने के लिए 2 लेग्स वाले बंदे से उसको ज्यादा टाइम मिला, उसे डबल टाइम मिला है, राइट। सेम इज द केस विद द रिजर्वेशन। रिजर्वेशन उन लोगों को साथ लेके चलता है जो पीछे रह गए हैं।
एक एजुकेटेड बंदा, एक अच्छी कास्ट का बंदा, उसका मोरल तो ऑलरेडी बूस्ट होगा क्योंकि उसकी फैमिली एटमॉस्फेयर अच्छा है, वो रिच भी है, वो एजुकेटेड भी है। लेकिन वो बंदा जो ना रिच है ना एजुकेटेड है, उसे साथ लेने के लिए 20 मिनट्स एक्स्ट्रा तो देने पड़ेंगे ना उसको, इसलिए रिजर्वेशन हुआ। तो ये इक्वालिटी देता है, राइट। ये डाउन कास्ट पीपल को साथ लेके चलने वाली, यानी साथ लेके चलने का मतलब इक्वालिटी देना है। फंडामेंटल राइट्स, राइट टू इक्वालिटी, फंडामेंटल राइट्स, ये जो पॉइंट था ना, पॉलिसीज टू रिवर्स, यानी अनजस्टिस की पॉलिसीज को रिवर्स करने का काम करता है क्या, रिजर्वेशन। उसके बाद आता है फंडामेंटल राइट्स, राइट्स टू इक्वालिटी। हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है, हमें उसमें एक राइट मिलता है, राइट टू इक्वालिटी। उसके तहत कोई भी हमसे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता। ये तो अगेन एंड अगेन पॉइंट आ रहा है कि कानूनी हमें एक आंख से देखता है, 1 वोट 1 वैल्यू। ऐसा नहीं है कि वो शूद्र है तो उसकी वैल्यू कम होगी, ब्राह्मण है तो उसकी वैल्यू ज्यादा होगी, कोई खान है तो उसकी वैल्यू ज्यादा होगी, कोई अंसारी है या कोई जुलाया है उसकी कास्ट कम होगी, कोई जो भी अदर कास्ट डाउन कास्ट होंगी, राइट। तो दिस इज द पॉइंट, राइट। उसके बाद ये सारे पॉइंट्स थे, कौन कौन से 3 मेन पॉइंट्स हमने पढ़े हैं, सोशल रिफॉर्मर्स, सोशल इकोनॉमिक और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। उसके बाद हम देखते हैं कास्ट हैज स्टिल नॉट डिसअपियर्ड, कास्ट अभी भी डिसअपियर्ड नहीं है। ये सारे काम करने के बाद भी कानून रोक रहा है, सोशल रिफॉर्मर्स रोक रहे हैं, हमारे इकोनॉमिक और सोशल कंडीशन हमें रोक रही है जातिवाद के लिए, लेकिन फिर भी जातिवाद बचता है। क्यों, कैसे दिखता है अभी भी जातिवाद? मैरिजेस विद इन द कास्ट, कास्ट में मैरिजेस अभी भी कास्ट में ही होती हैं। कोई कास्ट से बाहर जाके मैरिज करना प्रेफर नहीं करता, हालांकि बहुत हो रही है, लेकिन फिर भी 100% डिसअपियर नहीं है। अनटचेबिलिटी डिसाइड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, कॉन्स्टिट्यूशन ने बिल्कुल प्रोहिबिट कर दिया है, बिल्कुल एक जुर्म है अगर कोई अनटचेबिलिटी को फेवर करेगा, लेकिन फिर भी कानून के बाद भी अनटचेबिलिटी हमें देखने को मिलती है। प्रेजेंस ऑफ अपर कास्ट लोअर कास्ट का सिस्टम तो अभी भी खत्म ही नहीं हुआ है। अनइक्वल एक्सेस, अब आज भी ब्राह्मण लोगों को रिस्पेक्ट और शूद्र लोगों को रिस्पेक्ट नहीं मिलती है, तो ये विजिबल है। अनइक्वल एक्सेस ऑफ एजुकेशन, दोज हैड एक्सेस डिड वेल, दोज नॉट लेफ्ट बिहाइंड। एक्सेस ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन मिलने का, जो हायर एजुकेशन मिलती है वो किन लोगों को मिलता है, जो रिच होते हैं, और जो पुअर होते हैं उन लोगों को एजुकेशन, अच्छी वाली एजुकेशन मिल ही नहीं पाती है। तो जो अनइक्वल एक्सेस है ये भी कास्ट सिस्टम को बढ़ावा देता है। दिस इज स्टिल विजिबल इन द कंट्री, डीप रूटेड है ये हमारी कंट्री में, राइट। और जिनको एक्सेस मिली एजुकेशन की उन्होंने बहुत अच्छे काम किए, और जिनको एक्सेस नहीं मिली उनका लेवल बढ़ ही नहीं पाया, वो वही कास्ट की जंजीरों में बंधे रह गए। अपर कास्ट लोअर कास्ट लिंक टू इकोनॉमिक स्टेटस, हाँ ये माना जाता है कि जो अपर क्लास होती है उसको रिस्पेक्ट तो डेफिनेटली मिलती है, उनका इकोनॉमिक लेवल भी हाई होता है, क्योंकि स्टार्टिंग से ही एक ऐसा ऑर्डर चला आ रहा है कि जो अपर कास्ट लोग होते हैं वो इकोनॉमिक वेल ऑफ होते हैं, और जो डाउन पीपल होते हैं, जो डाउन कास्ट के लोग होते हैं, वो इकोनॉमिक उनकी कंडीशन इतनी अच्छी नहीं होती है। तो इस टॉपिक में हमने क्या पढ़ा, चेंज, सोशल रिफॉर्मर्स ने कैसे चेंज किया, सोशल इकोनॉमिक चेंजेस कैसे हुए, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या रहे, लेकिन इन तीनों की कोशिशों के बावजूद भी कास्ट अभी भी देखने को मिलती है। तो नेक्स्ट पॉइंट में हम पढ़ेंगे हाउ कास्ट कम्स इन पॉलिटिक्स, हाउ कास्ट कैन टेक वेरियस फॉर्म्स इन पॉलिटिक्स। अब पॉलिटिक्स में ये तो हमने पढ़ा कि कास्ट इनक्वालिटीज क्या होती है, कास्ट को चेंज करने के लिए कदम क्या उठाए गए, लेकिन अभी भी कास्ट दिखती है। अब हम पढ़ेंगे कि पॉलिटिक्स में कास्ट कैसे दिखती है। और तो लास्ट टॉपिक में हमने इंट्रोड्यूस किया पॉलिटिक्स में कास्ट कैसे आते हैं, कास्ट इन पॉलिटिक्स हमने डिस्कस किया। अब उसकी एक्सटेंशन फॉर्म देखते हैं, कास्ट कैन टेक वेरियस फॉर्म्स इन पॉलिटिक्स, हाउ, व्हाइल चूजिंग कैंडिडेट, कास्ट कंपोजिशन, नॉमिनेट कैंडिडेट फ्रॉम डिफरेंट कास्ट टू मस्टर नेसेसरी सपोर्ट। जब कोई पॉलिटिकल पार्टी अपना कैंडिडेट चुनती है तो वो उस एरिया का, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का कास्ट कंपोजिशन देखती है कि उस एरिया में मेजॉरिटी में कौन सी कास्ट है। उस एरिया की जो मेजॉरिटी होती है मेनली उस कास्ट का कैंडिडेट चुना जाता है। अब रीजन क्यों, क्योंकि उस कास्ट में अगर मेजॉरिटी किसी एक कास्ट की है तो उस कास्ट का ही अगर कोई कैंडिडेट खड़ा होगा तो एक नेचुरल फीलिंग उस मेजॉरिटी की उस
कास्ट मेंबर के लिए होगी, उस कास्ट कैंडिडेट के लिए होगी। इससे क्या होता है, टू मस्टर नेसेसरी सपोर्ट, इससे एक सपोर्ट मिलता है, एक नेचुरल सपोर्ट मिलता है। एक बंदे का, एक कैंडिडेट का उसकी कास्ट से डिफरेंट कास्ट के लोगों को सपोर्ट में लेके आना, इट कैन बी अ लिटिल बिट डिफिकल्ट। लेकिन एक सेम कास्ट के कैंडिडेट का सेम कास्ट के लोगों को अपने सपोर्ट में लाना, दैट बिकम्स इजियर, ये बहुत ज्यादा इजी बन जाता है। तो ये देखा जाता है वाइल चूजिंग कैंडिडेट, कैंडिडेट को उसी फील्ड में उतारा जाता है जिस उसी कास्ट का मेंबर उतरता है उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जहां उस कास्ट की मेजोरिटी होती है, और फिर वो उसको इमोशनल ब्लैकमेलिंग बहुत इजी हो जाती है, सपोर्ट पाना बहुत इजी हो जाता है। वाइल फॉर्मिंग गवर्नमेंट, जब गवर्नमेंट फॉर्म होती है, अब ये चीज देखते रहे ना, पॉलिटिक्स इन कास्ट एंड कास्ट इन पॉलिटिक्स। जब कास्ट पॉलिटिक्स में होती है तो पॉलिटिकल लीडर एक्टिव होते हैं। जब कास्ट पॉलिटिक्स में होती है तो ये सारे पॉइंट्स किस पे बेस है, वाइल चूजिंग कैंडिडेट पॉलिटिकल पार्टीज, वाइल फॉर्मिंग गवर्नमेंट पॉलिटिकल पार्टीज, वाइल कैंपेनिंग कैंपेन करता है पॉलिटिकल पार्टीज, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज को अपने माइंड में कौन रखता है, पॉलिटिकल पार्टीज। जब पॉलिटिकल पार्टीज सपोर्ट लेने के लिए कुछ काम करती हैं तो वहां होता है कास्ट इन पॉलिटिक्स, राइट। ये मैंने अपने लास्ट टॉपिक में भी डिस्कस किया है, इस टॉपिक में इसलिए बता रही हूं, चेन बनाते जाना। While forming government, representative of different castes and tribes find place. जब गवर्नमेंट बनाई जाती है तो वहां पर वो अपने साथ उन लोगों को लेकर चलता है कि हर ट्राइब और कास्ट का बंदा उनके साथ होना चाहिए। कैबिनेट में हर बंदा, हर कास्ट का एक रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। उससे क्या होते हैं, उससे वो हर जगह को रिलेट कर पाते हैं, हर कास्ट को रिलेट कर पाते हैं, और सपोर्ट उस बंदे को, उस कास्ट का सपोर्ट बहुत इजीली मिल जाता है। तो इसलिए कैबिनेट में हर कास्ट को प्लेस मिलता है ताकि उस कास्ट के लीडर को हर कास्ट की चीजें पता चल सके, हर कास्ट पे वो किस तरह उन्हें कमांड करनी है, किस तरह उन्हें पॉलिटिकली मोबिलाइज करना है। इसी के लिए हर कास्ट का रिप्रेजेंटेटिव होना बहुत जरूरी होता है, और वो जरूरी रखते भी हैं जब अपनी गवर्नमेंट बनाते हैं, ताकि हर कास्ट पे उनकी नजर रहे, हर कास्ट के इमोशंस पे उनकी नजर रहे, हर कास्ट के मोबिलाइजेशन पे उनकी नजर रहे, ताकि वो कास्ट के बेस पे लोगों को मोबिलाइज कर सके, पॉलिटिकली मोबिलाइज कर सके। वाइल कैंपेनिंग, जब वो इलेक्शन होता है तो वो कैंपेनिंग करता है, अपील्स टू कास्ट सेंटिमेंट्स, वही हमने पहले भी डिस्कस किया है कि कास्ट के सेंटिमेंट्स को अपील करते हैं। और जब हमारे रिलीजन की, हमारी कास्ट की अपलिफ्टमेंट की बात आती है तो हमारा एक इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है, हम अपीलिंग होता है वो हमारे लिए, हम खुद ब खुद उसकी डायरेक्शन के, उसके पीछे पीछे चलना स्टार्ट कर देते हैं। सम पार्टीज नोन फेवर सम कास्ट, नोन फॉर नॉन फेवर सब कास्ट, जैसे कि समाजवादी पार्टी है, वो यादव कास्ट यादव की पार्टी मानी जाती है। क्यों? क्योंकि वो यादव हैं, अखिलेश यादव जो हैं वो यादव हैं, तो उनकी कास्ट, हालांकि ऐसा नहीं है, वो मुस्लिम्स को भी सपोर्ट करता है, वो अदर कास्ट को भी सपोर्ट करता है, लेकिन माना जाता है कि वो यादव कास्ट है, यादव पार्टी है, राइट। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है पॉलिटिक्स में कास्ट को लेकर आने का। क्यों? अब देखते हैं। प्रिंसिपल ऑफ वन पावर वन वोट कंपेल पॉलिटिकल लीडर्स टू रेज कास्ट बेस्ड इश्यूज ड्यूरिंग इलेक्शन। अब ये जो प्रिंसिपल है, वन वोट वन वैल्यू, तो इसके लिए अब कोई भी पॉलिटिकल लीडर किसी भी कास्ट को साइड नहीं करना चाहेगा, क्योंकि चाहे कोई अपर कास्ट हो, चाहे कोई लोअर कास्ट हो, वोट सबका एक है, वैल्यू सबकी एक है। जितने ब्राह्मण के वोट की वैल्यू होगी उतने शूद्र के वोट की वैल्यू होती है, जितने खान के वोट की वैल्यू होगी उतने किसी डाउन कास्ट के वोट की वैल्यू होगी, राइट। तो इस वजह से, अपने वोट की वजह से वो क्या करता है, वो डिफरेंट कास्ट के मुद्दों को उठाते हैं।
कि भाई हम तुम्हारी कास्ट के लिए काम करेंगे, तुम हमें वोट दो, हम तुम्हारी कास्ट को अपलिफ्ट करेंगे, तुम हमें वोट दो, हम तुम्हारी कास्ट के लिए रिजर्वेशन करेंगे, तुम हमें वोट दो, हम तुम्हें साथ लेकर चलेंगे, राइट। तो इस वजह से भी यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी की वजह से भी कास्ट के मुद्दे उठते हैं। डन टू सिक्योर पॉलिटिकल इश्यूज, और ये कास्ट के मुद्दे कास्ट को अपलिफ्ट करने के लिए नहीं उठते मेनली, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। मेनली वो मुद्दे किस लिए उठते हैं? सपोर्ट पाने के लिए। वो कास्ट जो मेजोरिटी में नहीं है और उस कैंडिडेट की भी वो कास्ट नहीं है, लेकिन वो अदर कास्ट के मुद्दों को भी उठाता है। किसके लिए? उसका इमोशनल अटैचमेंट होना हो, वो वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी के बारे में सोचे ना सोचे, वेलफेयर ऑफ द कास्ट के बारे में सोचे ना सोचे, उसे वोट चाहिए, वोट के लिए वो उनके मुद्दे भी उठाते हैं। ब्रिंग न्यू कंसेंसस अमंग इंफीरियर और लो कास्ट, और इसकी वजह से जो इंफीरियर और लो कास्ट होती है उनके मुद्दे भी जाहिर होते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट कि हाउ कास्ट कैन टेक वेरियस फॉर्म्स इन पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में कैसे आते हैं? जब कास्ट इन पॉलिटिक्स आए, कास्ट इन पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स मीन्स जब पॉलिटिकल लीडर्स काम करते हैं वो कास्ट को यूज करते हैं, इसलिए कास्ट इन पॉलिटिक्स। चूजिंग करते हैं जब कैंडिडेट, गवर्नमेंट बनाते हैं, कैंपेनिंग करते हैं, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी की वजह से कास्ट को वो अपने यहाँ यूज करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट में हम इसके काउंटर पॉइंट डिस्कस करेंगे, राइट। तो लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा कैसे पॉलिटिक्स में कास्ट आ जाती है, कैसे वेरियस फॉर्म्स में आ जाते हैं, जब पॉलिटिशियंस कैंपेनिंग करते हैं, एक कैंडिडेट बनते हैं, गवर्नमेंट बनती है, कैसे पॉलिटिक्स उसमें आ जाती है कास्ट में। अब हम उनके काउंटर आर्ग्यूमेंट को डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्शंस आर ऑल अबाउट कास्ट, नथिंग एल्स। ये कहा जाता है कि इलेक्शंस के टाइम पे कास्ट, धर्म, जाति की जाती है, तो ऐसा लगता है कि इलेक्शन जो है वो बस जातिवाद के नाम पे, धर्म के नाम पे हो रहे हैं। लेकिन अब ये जो रियलिटी है फार फ्रॉम द ट्रूथ। लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो ये प्रूव करते हैं कि नहीं, इलेक्शंस आर नॉट ओनली अबाउट कास्ट, सिर्फ कास्ट पे बेस नहीं होते। अब देखते हैं क्यों। काउंटर आर्ग्यूमेंट, नो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी हैज क्लियर मेजोरिटी ऑफ वन सिंगल कास्ट। तो अपने लास्ट टॉपिक में हमने डिस्कस किया कि जो एरिया होता है, कॉन्स्टिट्यूएंसी जो होती है, में जिस कास्ट का मेजोरिटी होती है उस कास्ट का कैंडिडेट उतारा जाता है वहां पे, और उस कैंडिडेट को वो कास्ट मिलके जिता देती है। लेकिन यहाँ ये काउंटर आर्गुमेंट दिया जाता है कि कोई भी पूरी कंट्री में हमारे कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसी नहीं है जहां एक क्लियर मेजोरिटी हो एक कास्ट की। आप अपने आसपास देखना, एक क्लियर मेजोरिटी के ना तो वहाँ हिंदू होंगे, ना वहाँ सिख होंगे, ना वहाँ ब्राह्मण होंगे, ना वहाँ शूद्र होंगे, ना क्षत्रिय होंगे, ना खान होंगे, ना जुलाय होंगे। मतलब डिफरेंट पीपल आर देयर, डिफरेंट कास्ट के लोग होते हैं। इसलिए एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्लियर मेजोरिटी नहीं होती है तो कैंडिडेट का उस कास्ट से कैंडिडेट बनना ये काउंटर हो जाता है, ये काउंटर डिस्कस हो जाता है, राइट। अब आता है नो पार्टी वेस्ट द वैल्यू ऑफ ऑल वोटर्स ऑफ अ कास्ट। कभी भी ऐसा नहीं होता है। सपोज एक जो कैंडिडेट है उसकी कास्ट के काफी लोग उसको सपोर्ट कर सकते हैं, 100% नहीं, क्योंकि कास्ट में भी डिफरेंट ओपिनियंस होती हैं। जरूरी नहीं है कि मैं अगर खान हूं या मैं अगर क्षत्रिय हूं तो मैं किसी क्षत्रिय को ही वोट दूंगा या दूंगी। मेरा इंटरेस्ट धर्म पर हो या ना हो, जाति पर हो सकता है मेरा इंटरेस्ट इकोनॉमिक कंडीशंस को देखना हो सकता है मेरा मुद्दा, मेरे जो रोजमर्रा की लाइफ से जो मुद्दे हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है मेरा मुद्दा एजुकेशन को लेकर ज्यादा हो। तो इट मीन्स कि नो पार्टी वेस्ट द वैल्यूज ऑफ ऑल द वोटर्स, कि जरूरी नहीं कि अगर एक ब्राह्मण है, एक क्षत्रिय कैंडिडेट है तो सारे क्षत्रिय मिलकर उसे वोट देंगे, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इंटरेस्ट सबका डिफरेंट होता है। वोट बैंक, लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ द वैल्यू। अगर वोट बैंक की बात की जाए तो वोट बैंक का मतलब होता है कि उस कास्ट की मेजोरिटी तो किसी को फॉलो कर सकती है, 100% नहीं। तो वो जो मेजोरिटी से जो लोग अलग बचे उनके वोट तो नहीं आएंगे ना उसके पास, 100% वोट तो अपनी कास्ट के नहीं आएंगे ना,
क्योंकि 100% लोग सिर्फ धर्म को इम्पोर्टेंस नहीं देते, जाति को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, क्योंकि आज हम पढ़ लिख के एक उस समाज में रह रहे हैं जहां पर हम इन चीजों से बहुत ऊंचे उठ चुके हैं। और जो सिर्फ जाति देख के वोट देते हैं, उन लोगों की कम्युनिटी, उन लोगों की सोच, उन लोगों जैसे लोग अब बहुत कम हो चुके हैं, राइट। तो यहाँ काउंटर हो जाता है उस आर्ग्यूमेंट का। कैंडिडेट में बी पुट अप फ्रॉम द सेम कास्ट। हो सकता है एक कॉन्स्टिट्यूंसी हो, उसमें किसी कास्ट की 100% मेजोरिटी तो नहीं, कुछ हद तक एक प्रोपोर्शन मेजोरिटी में हो, लेकिन सम वोटर्स मैनी कैंडिडेट्स। हो सकता है उस कास्ट के कुछ वोटर्स हो। एक लीडर ने, एक पार्टी ने उतारा अपना कैंडिडेट, वहां पर सिखों की कम्युनिटी थी, तो वहां उस पार्टी ने एक सिख बंदा कैंडिडेट उतार दिया। तो एक ही पार्टी थोड़ी होती है, हो सकता है 4-5 पार्टियों ने और सिख उतार दिए हो। तो अब उस पब्लिक के पास, सिखों की पब्लिक के पास 5 ऑप्शन हो गए। कुछ सिख इसको वोट देंगे, कुछ सिख दूसरे सिख को वोट देंगे, कुछ सिख दूसरे को। सपोज ये भी सिख कैंडिडेट है, 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 और उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में मेजोरिटी है। मान लीजिए मेजोरिटी है, तो ये मेजोरिटी तो कोई इस वाले सिख को वोट करेगी, कोई इस वाले सिख को वोट करेगी, कोई इसको वोट करेगी, कोई इसको वोट करेगी, कोई इसको वोट करेगी। गॉट द पॉइंट। कैंडिडेट एक नहीं होता, कैंडिडेट में बहुत सारे होते हैं, जहां से वोट बढ़ जाता है। सब वोटर्स मैनी कैंडिडेट ज्यादा हो सकता है, और हो सकता है मैनी वोटर्स, यहाँ बहुत सारे सिख हो लेकिन कोई सिख कैंडिडेट ही ना हो, राइट। वोट्स गेट डिवाइडेड, वोट्स डिवाइड हो जाते हैं। हो सकता है वहां जिस कम्युनिटी के लोग रहते हो, और माइनॉरिटी के जो लोग हैं, उनमें जो रिलीजन आता है, उसमें जो जाति आती है, उस जाति का कोई कैंडिडेट ही ना हो। तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं कि 100% मेजोरिटी का वोट किसी 100% एक कैंडिडेट के पास है, क्योंकि कैंडिडेट भी बहुत सारे होते हैं और कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोटर्स भी बहुत ज्यादा होता है। यहाँ वोटर्स की भी वैरायटी है। अब एक फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर वोटर्स भी एक हिंदू है, एक मुस्लिम है, एक ब्राह्मण है, एक क्षत्रिय है, एक वैश्य है, एक शूद्र है, एक खान है, एक ये है, ये सिख है, ये मुस्लिम है, ये हिंदू है, ये क्षत्रिय है, ये ब्राह्मण है, ये शूद्र है। अब बताओ किसका वोट किसको जाएगा? यहाँ तो कास्ट का कोई चक्कर ही नहीं रहा, यहाँ आकर कास्ट फेल हो जाती है, राइट। तो ये चीज प्रूव करती है कि कास्ट इलेक्शन में सिर्फ कास्ट के बेस पे हम इलेक्शन नहीं जीत सकते। रूलिंग पार्टी एंड सिटिंग एमपी एमएलएज लूज इलेक्शन इन आवर कंट्री। अगर सिर्फ ये होता कि मेजोरिटी की कास्ट है और उसी कास्ट के लोगों ने अपने रिलीजन के कैंडिडेट को जिता दिया, वोट दे दिए, तो ये तो फिर हमेशा होना चाहिए ना। हमारी कंट्री में रूलिंग पार्टी हारती है। अगर रूलिंग पार्टी ना हारती तो बात डिफरेंट होती। अब फॉर एग्जांपल वोट चेंज हो जाता है, नो कास्ट रेजिस्ट पॉलिटिकली। आज जिस पार्टी को हमने वोट देकर जिताया है उसका काम बहुत अच्छा होता है तो अगली बार भी हम जिता देते हैं, लेकिन अगर उसका काम अच्छा नहीं होता तो अगली बार हम किसी दूसरे बंदे को चुनते हैं। वी कैन हैव एग्जांपल, कांग्रेस थी, एक बहुत अरसे तक कांग्रेस पावर में रही, उसके बाद 2014 में बीजेपी आई, राइट। बीजेपी ने 2014 से 2024 में रूल किया, मेजोरिटी का रूल किया, लेकिन 2024 के इलेक्शन के बाद बीजेपी मेजोरिटी में नहीं रही, वो जो मेजोरिटी थी वो माइनॉरिटी में आ गई। माइनॉरिटी में नहीं तो मेजोरिटी तो एटलीस्ट डिस्टर्ब हुई। तो अगर ये रिलीजन और कास्ट वाला चक्कर होता तो ना तो कांग्रेस ही कभी रूलिंग पार्टी से नीचे आती, ना बीजेपी ही कभी नीचे आती। तो इससे क्रिस्टल क्लियर है कि कास्ट के बेस पे हम किसी को भी हमेशा के लिए पावर में नहीं रख सकते, और कास्ट के बेस पे कोई रूलिंग पार्टी हमेशा पावर में नहीं बनी रहती है, क्योंकि लोगों की सोच, हर बंदे की सोच जातिवाद नहीं होती। अब पढ़ाई लिखाई हमें बहुत कुछ सिखा रहे हैं। अब हम वोट देते टाइम
ये नहीं देखते कोई हमारी जाति का है, कोई क्या है। मोस्ट ऑफ द टाइम एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। हम ये देखते हैं कि हमारी इकोनॉमिकल कंडीशन को कौन रेज करेगा, हमारी महंगाई को कौन कम करेगा, और फिर हम अपना वोट दे देते हैं। चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट में उन पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं कि इलेक्शन में कास्ट मैटर करते हैं, कास्ट से अदर पॉइंट्स भी मैटर करते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं इलेक्शंस में वो कौन से अदर पॉइंट्स हैं जो मैटर करते हैं। कास्ट मैटर्स सो डू अदर फैक्टर्स। अटैचमेंट टू पॉलिटिकल लीडर और पार्टी अदर देन कास्ट। कभी कभी क्या होता है कि हमारा एक अटैचमेंट हो जाता है हमारे पार्टी लीडर के साथ और हमारी पॉलिटिकल पार्टी के साथ। अब वो पार्टी कितना काम कर रही है उससे ज्यादा हमारा एक इमोशनल अटैचमेंट होता है और उसके बेस पे हम वोट देते हैं। ये इमोशनल अटैचमेंट भी अब हम किसी पार्टी को अगर फील करते हैं, किसी पार्टी के लीडर से हमारा एक अटैचमेंट है, तो वो पार्टी जो भी कुछ करती है मोरली हमारा एक सपोर्ट रहता है उस पार्टी के साथ और मोरली हम उसको वोट करते हैं। तो दिस अटैचमेंट वर्क, ये अटैचमेंट बहुत बड़ा काम करता है। सम कास्ट डिफरेंट इंटरेस्ट, सेम कास्ट डिफरेंट इंटरेस्ट, इकोनॉमिक कंडीशन। कास्ट हमारी सेम है, मैं एक कास्ट को, मेरा फ्रेंड भी एक कास्ट का है, लेकिन वो वोट देगा कांग्रेस को, मैं वोट दूंगी बीजेपी को। रीजन क्यों? क्योंकि उसका एस्पेक्ट जो है, उसका एस्पेक्ट इकोनॉमिक कंडीशन हो सकता है, मेरा एस्पेक्ट एक इमोशनल अटैचमेंट हो सकता है। इंटरेस्ट डिफरेंट है। कुछ लोग इकोनॉमिक कंडीशंस को ज्यादा वैल्यू देते हैं, कुछ लोग रिलीजियस कंडीशंस को ज्यादा वैल्यू देते हैं, कुछ लोग डेवलपमेंटल स्कीम्स को ज्यादा वैल्यू देते हैं। तो वोट देने का वे जो है वो डिसाइड करता है कंडीशंस पे, उनकी सोच पे। कौन बंदा इकोनॉमिक पैसे को इंपॉर्टेंस दे रहा है, कौन मुद्दा लिटरेसी को इंपॉर्टेंस दे रहा है, कौन बंदा एजुकेशन को इंपॉर्टेंस दे रहा है। तो ये जो इंटरेस्ट है ये भी वेरी करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, राइट। जो कास्ट को इंपॉर्टेंस देगा वो कास्ट को देख के वोट देगा, जो एजुकेशन को इंपॉर्टेंस देगा वो एजुकेशन लेवल देख के देगा। जो ये जिसका मेन मुद्दा ये है कि जो हमारे छोटे छोटे डेली मुद्दे हैं उन पर जो पार्टी ज्यादा काम करती है मैं उसको दूंगा। कौन सी पार्टी इकोनॉमिकली काम कर रही है, कौन सी पार्टी इमोशनली काम कर रही है, कौन सी पार्टी किस बेस पे काम कर रही है, हर बंदे की सोच अलग होता है। जब वही आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन, एक हाथ में फिंगर जब डिफरेंट होती है तो हमारी सोच तो डेफिनेटली, एक फैमिली के मेंबर की दो भाइयों की सोच डिफरेंट होती है, दो बहनों की सोच डिफरेंट होती है। एक कास्ट के चक्कर में हम किसी को बांध के नहीं रख सकते। रिच पुअर, अमीर की सोच क्या होगी? अमीर की सोच होगी उस गवर्नमेंट को बनाना जो डेवलपमेंटल स्कीम्स पे काम करे, जो कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन पे काम करे, जो वो पॉलिसीज बनाए जो उसके बिजनेस को प्रिपेयर कर सके, राइट। जो बहुत रिच पीपल होता है वो उस गवर्नमेंट को सपोर्ट करता है जो गवर्नमेंट उनके बिजनेस के सुटेबिलिटी के अकॉर्डिंग पॉलिसीज बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अनिल अंबानी या मुकेश अंबानी, इनके अकॉर्डिंग इनका एक बहुत बड़ा दबदबा रहता है हमारी सरकार पे, क्योंकि ये लोग बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो ये लोग उनको वोट देते हैं जो इनके अकॉर्डिंग पॉलिसीज बनाते हैं, गवर्नमेंटल पॉलिसीज, राइट। और वही एक गरीब इंसान उसको वोट देगा जो उसको उस गरीबी से बाहर निकाले। एक मैन है वो अपनी सोच से अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग वोट देगा, एक विमेन है वो उसको वोट देना ज्यादा प्रेफर करेगी जो विमेन एम्पावरमेंट की बात करे, राइट। तो वोट डिफरेंटली, एक फैमिली के मेंबर भी डिफरेंटली वोट करते हैं। परफॉर्मेंस एंड पॉपुलैरिटी ऑफ द लीडर, लीडर की पॉपुलैरिटी और परफॉर्मेंस, कोई सरकार कितने टाइम तक रहती है ये उसकी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है, ना कि सिर्फ कास्ट पे। अब बीजेपी काफी टाइम तक पावर में रही परफॉर्मेंस के बेस पे। अब आम आदमी पार्टी काफी टाइम से पावर में है परफॉर्मेंस के बेस पे। कांग्रेस एक टाइम पे बहुत टाइम तक पावर में थी परफॉर्मेंस के बेस पे। तो जब लोगों को, जनता को परफॉर्मेंस अच्छी लगती है वो उसको दोबारा वोट देते हैं, जब परफॉर्मेंस अच्छी नहीं लगती तो वो उसको दोबारा वोट नहीं देते, फिर वो दूसरी सरकार चुनते हैं। वी कैन हैव द एग्जांपल, पहले कांग्रेस काफी टाइम रूलिंग में थी, फिर बीजेपी काफी टाइम पे रूलिंग में थी, बीजेपी के बाद फिर अब अगेन लोगों का रुझान कांग्रेस पे आ रहा है। तो सोच डिफरेंट होती है,
परफॉर्मेंस बहुत मैटर करती है। आम आदमी पार्टी की परफॉर्मेंस अच्छी है तो अच्छी है या नहीं है वो तो आप लोग डिसाइड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर उनकी परफॉर्मेंस जिन लोगों को अच्छी लगी उन लोगों ने पंजाब में भी उनकी सरकार बनाई। परफॉर्मेंस मैटर, लीडर की पर्सनालिटी और पॉपुलैरिटी मैटर करती है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे। पॉलिटिक्स इन कास्ट। तो चलिए हम अपने चैप्टर के फाइनली लास्ट पॉइंट पे पहुंचे, लास्ट हेडिंग पे पहुंचे, और जिसमें हम पढ़ेंगे पॉलिटिक्स इन कास्ट। सबसे पहले तो मेमोराइज कीजिए, कास्ट इन पॉलिटिक्स में हमने पॉलिटिशियंस के एक्शंस देखे, कैसे पॉलिटिशियन इलेक्शन में कास्ट को यूज करते हैं, जब कैंपेनिंग करते हैं, जब गवर्नमेंट बनाते हैं, जब कैंडिडेट बनाते हैं, कैसे यूज करते हैं। अडर फ्रेंचाइज 1 वोट 1 वैल्यू के तहत वो कैसे हर कास्ट को मिसगाइड भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं और अपनी रोटियां सेकते हैं। कास्ट इन पॉलिटिक्स में पॉलिटिशियंस एक्टिव थे। अब पॉलिटिक्स इन कास्ट, इसमें कास्ट एक्टिव होगी, कास्ट, राइट। अब ये वो मुद्दे हैं जो कास्ट के लोग चाहते हैं, कास्ट के लोग क्या डिमांड्स करते हैं, कास्ट के लोगों की क्या चाहत होती है, वो पॉलिटिक्स इन कास्ट में है। कास्ट इन पॉलिटिक्स में पॉलिटिक्स की क्या चाहत है, ये जो लास्ट वर्ड है ना, बस ये ध्यान रखना, कास्ट इन पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स इन कास्ट, ये जो लास्ट वर्ड है वो एक्टिव है, उसकी चाहत वाली हेडिंग्स आएंगे। यहाँ कास्ट है लास्ट में, तो कास्ट क्या कर रही है, वहां कास्ट इन पॉलिटिक्स में पॉलिटिक्स आता है, जैसे कि इन कास्ट, ये तो कास्ट इन पॉलिटिक्स हो गया, कास्ट इन पॉलिटिक्स। यहाँ लास्ट में कास्ट है तो कास्ट के लोग क्या चाहता है, कास्ट के लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पॉलिटिक्स है लास्ट में, तो पॉलिटिक्स क्या कर रही है, पॉलिटिशियंस क्या करते हैं, वो सारे इस वाली हेडिंग में आ जाएंगे, राइट। इन्फ्लुएंस ऑफ कास्ट बाय ब्रिंगिंग इट इनटू पॉलिटिकल एरेना। कास्ट का इन्फ्लुएंस बाय ब्रिंगिंग इट इनटू पॉलिटिकल एरेना, कि वो पॉलिटिकल एरेना में आना उनका क्या रहता है। इट इज नॉट पॉलिटिक्स दैट गेट्स कास्ट रिडन। सिर्फ पॉलिटिक्स ही नहीं है, सिर्फ पॉलिटिशियंस ही नहीं है जिनमें कास्ट, जो कास्ट खेलते हैं। इट इज द कास्ट दैट गेट पॉलिटिसाइज। ये कास्ट भी है जो पॉलिटिक्स खेलती है, लेकिन जो कास्ट पॉलिटिक्स खेलते हैं वो अपने अपलिफ्टमेंट के लिए आवाज उठाते हैं, अपने अपलिफ्टमेंट के लिए काम करते हैं। ये कास्ट जो काम करते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, कास्ट जो पॉलिटिक्स में काम करते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, और जो पॉलिटिशियंस कास्ट को यूज करते हैं वो मेनली नेगेटिव होते हैं। Each caste tries to become bigger by incorporating within neighboring caste and subcaste. हर कास्ट की चाहत होती है कि हमारा जो लोअर लेवल है वो अपर हो जाए। तो कुछ कास्ट, हर कास्ट अपने छोटी छोटी कास्ट को मिलाकर एक बिगर यूनिट बनना चाहती है। जैसे हमने कमिंग टुगेदर, होल्डिंग टुगेदर में पढ़ा ना, कमिंग टुगेदर छोटे छोटे स्टेट मिलकर एक बड़ी बिगर यूनिट बनाते हैं। इसी तरह यहाँ छोटी छोटी कास्ट मिलकर एक बिगर यूनिट बनाना चाहती है और वो अपील करती है अपनी जो उनके कैंडिडेट्स वगैरह होते हैं। अब वेरियस कास्ट ग्रुप्स, तो ये क्या हो गया, ये पॉलिटिक्स हो गया, ये उनकी एक प्लानिंग हो गई, ये उनकी एक सोच हो गई, ये उनकी एक आइडियोलॉजी हो गई, ये उनकी पॉलिटिक्स हो गई। ये पॉलिटिक्स ही है कि वो अपने साइज को बिगर करके, पॉलिटिक्स का मतलब हमेशा नेगेटिव नहीं होता, चीजों को मैनेज करना। तो वो अपने साइज को बिगर बनाने के लिए अपना छोटी छोटी कास्ट को इकट्ठे लेकर आते हैं, तो वो एक ही कास्ट बन जाते हैं। वो होती है, वो पॉलिटिक्स खेल रहे हैं यहाँ पर, वो पॉलिटिक्स रच रहे हैं। लेकिन इस पॉलिटिक्स रचने से किसी का नुकसान नहीं है, यूनिटी आ रही है, फायदा हो रहा है। वेरियस कास्ट ग्रुप्स रिक्वायर्ड टू केम इनटू कोलिशन विद अनदर। अब कुछ, एक तो ये होता है कि कुछ छोटी छोटी कास्ट मिलकर एक बड़ी कास्ट बन जाती है, और एक होता है कि कोलिशन, उसमें छोटी छोटी कास्ट अपने अस्तित्व में रहती हैं लेकिन बस वो मिल जाते हैं। जैसे गठबंधन होता है, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिल गई, लेकिन कांग्रेस पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, बस उन्होंने कोलिशन, मतलब वो इकट्ठी आके काम करेंगी, ठीक है। इसी तरह जब वो बिगर यूनिट बनता है तो वो छोटे छोटे कास्ट को अपने अंदर मर्ज कर लेते हैं, बस फिर वो एक यूनिट बनती है,
छोटी छोटी कास्ट का वो इंडिपेंडेंस नहीं रहती, वो एक बस बिगर यूनिट बन जाते हैं, बस वो बिगर यूनिट ही उनकी पहचान होते हैं। लेकिन कोलिशन में क्या होता है, छोटी छोटी कास्ट अदर कास्ट को वो अपने साथ कोलिशन में लेते हैं, लेकिन इंडिपेंडेंट रहते हैं, राइट। वो अपनी अपनी पहचान रखते हैं, सिर्फ वो साथ आकर काम करते हैं, अपनी पहचान नहीं खोते। लेकिन इनकॉर्पोरेटिंग में क्या होता है, वो छोटी कास्ट को मर्ज करके एक बड़ी कास्ट बन जाता है और वो बड़ी कास्ट के नाम से ही जाने जाते हैं, राइट। न्यू काइंड्स ऑफ कास्ट, बैकवर्ड और फॉरवर्ड। इसी के चलते नई कास्ट का भी इन्वेंट हुआ है। एक बैकवर्ड क्लास जो पीछे रह गई, जो कास्ट पीछे रह गई, जो तरक्की नहीं कर पाई वो बैकवर्ड क्लास बन गई, जो तरक्की कर गई वो फॉरवर्ड क्लासेस बन गई। उसके बाद अब इनका पॉजिटिव इंपैक्ट क्या पड़ता है, पॉजिटिव इंपैक्ट होता है स्पेस टू डिमांड। जब पॉलिटिक्स इन कास्ट होती है तो इसके पॉजिटिव इंपैक्ट क्या होता है, पॉजिटिव इंपैक्ट होता है कि छोटी छोटी कास्ट मिलकर जब बड़ी यूनिट बन जाता है तो ये अपनी डिमांड्स रखने की एबिलिटी रखती हैं, इनकी एक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। तो उसका पॉजिटिव इंपैक्ट क्या होता है, स्पेस टू डिमांड्स ऑफ डिसएडवांटेज ग्रुप। जब ये अपने मुद्दे रखती है पॉलिटिकली, जब ये अपने मुद्दे रखती हैं तो इनकी डिमांड्स को स्पेस मिलता है पॉलिटिक्स में। जब पॉलिटिशियंस इनकी बात उठाते हैं और ये अपने डिमांड्स रखती हैं तो वहां इनका एक अपलिफ्टमेंट होता है। हेल्प SC ST OBC, और इससे कास्ट जब अपने अस्तित्व को पहचानने लगी, कास्ट ने जब अपने लिए डिमांड्स स्टार्ट की तो इससे एक फायदा हुआ, SC ST OBC को फायदा हुआ क्योंकि उनका रिजर्वेशन भी उनके लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ। पॉलिटिक्स कैसे फायदेमंद होती है, उनका रिजर्वेशन होता है। पॉलिटिक्स में हमेशा ही हर पॉलिटिशियन, हर पॉलिटिकल लीडर, हर कैंडिडेट वोट के लिए कहीं ना कहीं उन्हें इनकी डिमांड्स माननी पड़ती है अपना सपोर्ट लेने के लिए। तो हेल्प क्या है, SC ST OBC को बहुत ज्यादा हेल्प हुई है। रिजर्वेशन तो ऑलरेडी बहुत हेल्प करता है इनको। डिमांड्स टू एंड द डिस्क्रिमिनेशन, अब ये छोटी छोटी कास्ट ये डिमांड कर रही है, छोटी हो या बड़ी हो वो डिमांड कर रही है, लेकिन छोटी ज्यादा डिमांड करती है। क्यों? क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन उनके अगेंस्ट ही ज्यादा होता है, तो वो डिमांड कर रही है डिस्क्रिमिनेशन, मोर डिग्निटी चाहिए उनको, क्योंकि डिग्निटी जो लोअर क्लासेस होती हैं, लोअर कास्ट होती है, उनको डिग्निटी नहीं मिलती। एक्सेस टू लैंड रिसोर्सेज के एक्सेस नहीं मिलते, अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती, इसलिए वो अब ये डिमांड कर रही हैं। अब इसका नेगेटिव इंपैक्ट क्या है, इन कास्ट ऑफ रिलीजन पॉलिटिक्स बेस्ड ऑन कास्ट आइडेंटिटी अलोन इज नॉट गुड। कास्ट का पॉलिटिक्स में होना अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ कास्ट ही कास्ट खेलना, जातिवाद ही जातिवाद होना, ये गलत है। कास्ट को पॉलिटिक्स में उठाना चाहिए, उसको नीचे से ऊपर उठाना चाहिए, उसको अपलिफ्ट करना चाहिए, उसकी पॉजिटिविटी के लिए काम करना चाहिए, तब तो कास्ट का इन्वॉल्वमेंट बहुत अच्छा होता है, राइट। लेकिन जब हम सिर्फ जातिवाद, तुम हिंदू, तुम मुस्लिम, तुम जाट, तुम सिख, तुम गुज्जर, तुम ये, तुम वो, तुम ब्राह्मण, तुम क्षत्रिय, तुम हरियाणवी, तुम, तो ये चीजें सिर्फ जब यही चीजें होती हैं, जो अदर इश्यूज हैं, जो बर्निंग इश्यूज है, वो महंगाई कितनी हो रही है, हमारे देश की GDP कितनी डाउन होती जा रही है, हमारे देश में महंगाई हो रही है, हमारे देश का एजुकेशनल लेवल अच्छा नहीं चल रहा है, हमारे देश में करप्शन हो रहा है, रेप केसेस इतने हो रहा है, लेकिन पॉलिटिक्स में सिर्फ कास्ट, धर्म, जाति के नाम पर ही पॉलिटिक्स की जाए, वो गलत है। लीड्स टेंशन, कॉन्फ्लिक्ट्स, इवन वायलेंस लाइक श्रीलंका। तो हमारे यहाँ जो क्या हुआ, डाइवर्ट अटेंशन फ्रॉम बर्निंग इश्यूज, पॉवर्टी का जो बर्निंग इश्यू है उसको कोई डिस्कस नहीं कर रहा, डेवलपमेंट का जो इश्यू है उसको साइड हो जाता है, करप्शन को कोई डिस्कस नहीं करता, इन्फ्लेशन को कोई डिस्कस नहीं करता। ये मुद्दे हट जाते हैं जब जातिवाद ऊपर आ जाता है, दैट इज द नेगेटिविटी, राइट। और इससे क्या होता है, टेंशन होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, इवन वायलेंस लाइक श्रीलंका। इससे क्या होता है, ये पॉलिटिशियंस तो लड़वा के एक तरफ हो जाते हैं, दंगे फसाद होते हैं, सिविल वॉर टाइप कंडीशन आ जाए, जैसे एट प्रेजेंट मणिपुर में कंडीशन बनी हुई है सिविल वॉर वाली। तो जातिवाद होना चाहिए, जाति मतलब जाति की पॉजिटिविटी पे काम करने चाहिए, नीचे जात को ऊंचे जात बनाने के लिए काम करने चाहिए, लेकिन सिर्फ जातिवाद ही टॉप पर हो
करप्शन भी नीचे आ जाए, एजुकेशन लेवल भी नीचे आ जाए, ये सारे बर्निंग इश्यू, डेवलपमेंट भी नीचे आ जाए, तो फिर तो जातिवाद ही होगा, फिर ये वाले कोई देश तरक्की नहीं करेगा फिर, राइट। वही जैसे श्रीलंका में हुआ, जैसे हम हमेशा बोलती हूँ कि श्रीलंका इज द बर्निंग एग्जाम्पल बिफोर अस। हमारे सामने सबसे बड़ा एग्जाम्पल है श्रीलंका में। ये डिफरेंस ही तो था वहां सिन्हाला और तमिल्स का, और वो डिफरेंस उसे कहाँ ले गया, सिविल वॉर पे ले गया। तो यही अगर जातिवाद रहा तो वो दिन दूर नहीं कि हमारे कंट्री में सिविल वॉर की कंडीशन तो तय है, अगर ये जातिवाद अपने बर्निंग पॉइंट पे ना पहुंचा, अगर ये इस जातिवाद को रोका नहीं गया, तो हम किसी भी कंट्री में सिविल वॉर की कंडीशन बनते देर नहीं लगती, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। तो चलिए चैप्टर को थोड़ा समराइज कर लेते हैं। हमने पढ़ा जेंडर और पॉलिटिक्स, कि कैसे जेंडर में पॉलिटिक्स आती है, कैसे पब्लिक और प्राइवेट डिवीजन है सोसाइटी में, मेल्स को ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती है, फीमेल्स को रिस्पेक्ट नहीं मिलती है, डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, और विमेन्स पॉलिटिकल, और कैसे उसमें एक चेंज आया, उस चेंज आने के बाद विमेन्स का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, इतना चेंज आने के बाद भी काफी फेमिनिस्ट मूवमेंट हुए, इसके बाद भी एक एजुकेशन लेवल बढ़ा, उसके बाद भी हमारे विमेन का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बहुत डाउन है, वर्ल्ड के लेवल पे भी और नेशनल लेवल पे भी और स्टेट लेवल पे तो उससे भी ज्यादा डाउन है, राइट। तो इसमें ये कंक्लूजन था कि जेंडर का पॉलिटिक्स में आना एक पॉजिटिव चीज था, क्योंकि जेंडर जब तक पॉलिटिक्स में नहीं आएगा, जेंडर इश्यू पॉलिटिक्स में नहीं आएगा, तब तक गर्ल्स और बॉयज को इक्वालिटी नहीं मिलेगी, गर्ल्स को इक्वल राइट्स नहीं मिलेंगे। उसके बाद हमने पढ़ा रिलीजन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स। कम्युनलिज्म क्या होता है, उसके बिलीफ क्या होते हैं कि एक रिलीजन है, एक रिलीजन के लोग हैं, एक ही सोसाइटी है, एक ही कम्युनिटी है, वो अदर डिफरेंस को डिसअग्री करते हैं, वो डिफरेंस को वेलकम नहीं करते, वो सोचते हैं कि अगर कोई डिफरेंस है तो वो इररिलेवेंट है, उनकी नजरों में अदर कास्ट, अदर रिलीजन मैटर ही नहीं करता, वो सिर्फ अपने रिलीजन को लेकर चलना चाहते हैं। फिर कम्युनलिज्म इन पॉलिटिक्स, कम्युनलिज्म पॉलिटिक्स में कैसे आता है, कैसे वो लीडर्स जो होते हैं, पॉलिटिकल लीडर जो होता है, लोगों को रिलीजन के बेस पे पॉलिटिकल मोबिलाइज करता है, अपनी तरफ खींचते हैं और उनका सपोर्ट लेते हैं और अपनी सरकार बनाने की उनकी जो ख्वाहिश होती है उसे पूरी करते हैं। और उसका सोल्यूशन क्या है, उसका सोल्यूशन है सेक्युलर स्टेट। सेक्युलरिज्म जो है हमारी कंट्री को जातिवाद से और धर्म के नाम से बांटने से बचाता है। इक्वालिटी टू ऑल रिलीजन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे फंडामेंटल राइट्स, हमारे इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वली रिलीजन को ट्रीट किया गया, नो ऑफिशियल रिलीजन। तो ये इसका सोल्यूशन था कम्युनलिज्म का। तो इसका जो इंटरप्शन है, इसका जो पॉलिटिकल रूप है, वो एक नेगेटिव माना जाता है कि धर्म को पॉलिटिक्स से अलग रखना। गांधी जी ने क्या कहा था, पॉलिटिक्स, रिलीजन कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स, लेकिन उन्होंने कहा था कि रिलीजन को अगर पॉलिटिक्स में लेकर आना है तो रिलीजन की अच्छी चीजें लेकर आओ, रिलीजन के नाम पे बांटना बंद करो लोगों को, राइट। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कास्ट एंड पॉलिटिक्स। कास्ट में इनइक्वालिटीज क्या होती हैं, अपर कास्ट, लोअर कास्ट, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, खान ऊपर हैं, जुल्हाएं नीचे हैं, और गुज्जर है, ये है, कोई नाई है तो नाई का बेटा नाई ही कहलाएगा, भले वो आईएएस ऑफिसर बन जाए, दर्जी का बेटा दर्जी ही कहलाएगा, भले ही वो डॉक्टर बन जाए। तो ये इनइक्वालिटीज के कैसे काम के बेस पे लोगों को इनइक्वालिटी, लोगों को जातिवाद दे दिया जाता है। कास्ट एंड पॉलिटिक्स की कैसे पॉलिटिशियन कास्ट खेलता है, कैसे जब वो सरकार बनाता है तो कास्ट का मुद्दा सामने आता है, जैसे वो कैंडिडेट को उतारता है तो वो कास्ट के बेस पर उतारता है, सरकार बनाता है तो वो कास्ट के बेस पर बनाता है, सरकार में रिप्रेजेंटेटिव सारे कास्ट के लेते हैं, और कैसे वो जब कैंपेनिंग करता है तो लोगों को इमोशनल अपील करते हैं इन ऑर्डर टू कैच देयर अटेंशन, इन ऑर्डर टू गेट देयर सपोर्ट, उनको सपोर्ट लेने के लिए, अपनी जीतने के लिए वो अपनी रोटे सकता है, लोगों को इमोशनल फूल बना देते हैं, राइट। और पॉलिटिक्स, कास्ट एंड पॉलिटिक्स इन कास्ट, कि कैसे कास्ट, इसमें कास्ट एंड पॉलिटिक्स में पॉलिटिशियन क्या करता है, पॉलिटिक्स एंड कास्ट में कास्ट, कि कैसे छोटी छोटी कास्ट मिलके एक बिगर यूनिट बन जाते हैं, कैसे वो कोलिशन कास्ट में आ जाते हैं, और कैसे वो अपनी कास्ट के लिए डिमांड्स रखते हैं। और ये एक पॉजिटिव, इसकी पॉजिटिविटी भी है, क्योंकि जब पॉलिटिक्स में कास्ट के मुद्दे आते हैं तो एक अपलिफ्टमेंट आता है,
पॉलिटिशियन चाहे ना चाहे उन्हें लोअर क्लासेस को साथ लेकर चलना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उनको उनके वोट्स चाहिए होते हैं, राइट? वो साथ लेकर चलने की वजह से उनके मुद्दे उठाए जाते हैं, और उनके मुद्दे उठाए जाता है तो 100% है तो कुछ हद तक तो उनके मुद्दे सोल्व होता है और उनका अपलिफ्टमेंट होता है, उनकी डिमांड्स को स्पेस मिलता है। वो बोलता है कि अगर तुम हमारी कास्ट के लिए ये काम करोगे तो हम तुम्हें वोट देंगे। तो इस तरह से उनको उनकी डिमांड्स को स्पेस मिलता है डिसीजन मेकिंग में। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द चैप्टर। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। वेट, पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अच्छे अच्छे पॉइंट्स और हमें अच्छे मोटिवेशन मिलता रहे। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहे। और हमारे चैनल पे आपको इंग्लिश भी पढ़ाए जाते हैं। इंग्लिश का भी हाफ ईयरली सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। आप विजिट कीजिए हमारे चैनल पे, वहां आपको इंग्लिश के हाफ ईयरली के सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे क्लास 10th के, राइट? तो चलिए मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई सोच, नए चैप्टर के साथ। टिल देन, गुड बाय।